गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम नेशनलिज्म इंडिया के 10 पार्ट में आ गए हैं। 10 पार्ट, ओके। ये 10 पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही डाटा से फुल ऑफ डाटा, इसको हम कह सकते हैं फुल ऑफ डाटा, ओके। ये वो टाइमिंग था, जैसे कि मैंने 9 नंबर वीडियो में आपको बताया था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि 1946 में जब प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो इंग्लैंड के लेबर पार्टी के नए प्रधानमंत्री बने थे, और उसी टाइम में आपको याद होगा, मैंने बताया था पिछली बार आपको, 2 सितंबर को वर्ल्ड वार एंड हो गई थी 1945 में। पहले 2 सितंबर को वर्ल्ड वार एंड हुई, हिटलर की डेथ 30 अप्रैल 1945 को हो गई थी, और जापानियों ने फाइनली सरेंडर कर दिया था। 15 अगस्त को 1945 में जापानियों ने सरेंडर कर दिया था। क्यों सरेंडर किया? क्योंकि अमेरिका ने उसके 2 आइलैंड पूरी तरह तबाह कर दिए थे। आपको याद होगा 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी 1945 में तबाह कर दिए गए थे। और जब 9 अगस्त को लास्ट एटॉम बॉम्ब डाला गया 1945 में, उसके ठीक 6 डेज, 6 दिन के बाद, 9 अगस्त के 6 डेज के बाद में जापानियों ने 15 अगस्त में 1945 में इंडिया को, जापानियों ने अपने आप को अलाइड पावर के सामने सरेंडर कर दिया था। क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड में 2 पावर लड़ रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सेंट्रल पावर थी, अब सेकंड वर्ल्ड वार में वो एक्सिस पावर हो गई थी, यानी कि हिटलर वाला पोर्शन, हिटलर वाला पूरा ग्रुप, वो एक्सिस पावर थे अब सेकंड वर्ल्ड वार में। आई रिपीट माय पॉइंट कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सेंट्रल पावर थी, वो सेकंड वर्ल्ड वार में एक्सिस पावर हो गई थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर हार गई थी, और सेकंड वर्ल्ड वार में भी एक्सिस पावर हार गई। दोनों बार यही हारे थे। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो एलाइज पावर थी, अब सेकंड वर्ल्ड वार में वो एलाइड पावर हो गई थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी एलाइज जीते थे, और सेकंड में भी एलाइड जीत गए थे। मतलब कि एलाइज कन्वर्ट होकर एलाइड बन गया, और सेंट्रल कन्वर्ट होके एक्सिस बन गया। एक्सिस और सेंट्रल दोनों बार हार गए, एलाइज और एलाइड दोनों बार जीत गए। रीजन क्या था? अमेरिका, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका की एंट्री हुई तो बिल्कुल पूरा पोर्शन ही बदल गया। सेकंड वर्ल्ड वार में भी जब अमेरिका की एंट्री हुई 1941 के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो 1917 में ज्वाइन हुआ था अमेरिका, और सेकंड वर्ल्ड वार में 1941 में ज्वाइन हुआ। 2-3 साल के बाद वो ज्वाइन हुआ, और जैसे उसकी एंट्री होती है, वार पूरी तरह चेंज हो जाती है, वार गेम पूरी तरह चेंज हो जाता है। इसीलिए फिर जापानियों ने सरेंडर किया वर्ल्ड वार में एटम बम डालने के 15 अगस्त के दिन, ओके। इधर इंडिया की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो गई थी, ब्रिटेन के लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आपको मैंने बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया था, और उसकी वजह से गांधी जी को 2 साल की जेल भी हुई थी। आपको याद होगा सिविल डिसोबीडियंस के टाइम में जेल, और यहां पर भी उनको जेल 8 अगस्त को, जैसे ही क्विट इंडिया शुरू हुआ 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त को उनको जेल में डाल दिया गया था, और जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया था। और भी बहुत सारे जो गांधी के सपोर्टर थे वो सारे आ गए और बोले भी हमें जेल में डालो। गांधी जी कह रहे थे कि डू और डाई, अब या करो या मरो का अब फैसला, अब फैसले की घड़ी है, अब 2-3 साल हमें रुकना नहीं है, जबरदस्त तरीके से हमें लड़ना है। फिर उसके बाद में जब प्रधानमंत्री एटली ने वर्ल्ड वार सेकंड के एंड के बाद जब ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंडिया को हम छोड़ के जाने को तैयार है, अगर इंडिया में कोई हमें स्टेबल गवर्नमेंट बने तो हम उसके लिए रेडी हैं, हम उनको हैंडओवर दे देंगे। कोई गवर्नमेंट बने, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखे इंडिया का, तो हम हैंडओवर करने को तैयार है। इंडिया के लोगों से वो बहुत बुरी तरह से, एक तरह से परेशान हो गए थे। एक तरफ आजाद हिंद फौज, एक तरफ महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट, उधर मुस्लिम भी सेटिस्फाई नहीं है, इधर आपको मैंने बताया था एयरफोर्स और नेवी ने भी विद्रोह कर दिया था। आईएनएस तलवार और कराची के एयरफोर्स सोल्जर्स
जो कि 5000 और 5200 के लगभग थे। एक जगह से 5200 लड़े, 5200 लड़े, और एक तरफ एयरफोर्स से वो 5000 अप्रोक्सीमेट इतने लड़े। तो क्रिटिकल कंडीशन थी, ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से सेकेंड वर्ल्ड वार में उनका बहुत लॉस हुआ। वो उधर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1944 के आसपास, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम के आसपास ही वो लोग वहाँ जो है यूरोप के अंदर ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में बिजी हैं। आपको मैंने बताया भी था कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1944 में वहाँ हो रहा था, अमेरिका के होटल में, ब्रेटन वुड होटल में, और वहीं फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बना, और वहीं पर जो IBRD इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक बना, इंटरनेशनल बैंक IBRD, ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकवरी एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो रीजनल एरिया यूरोप के, उनकी रिकवरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए बैंक बना दिया गया था। बाद में IBRD ही वर्ल्ड बैंक का रूप ले गया। तो यूरोप के लोग तो वर्ल्ड वार के बाद अपने आप को संभालने में तैयार हो गए कि भाई हम वर्ल्ड वार में, क्योंकि वर्ल्ड वार की सेकंड की वजह से, वर्ल्ड वार सेकंड की वजह से 9 मिलियन पीपल्स डेथ, 9 मिलियन, 90 लाख से भी ज्यादा लोग, मतलब ये तो एक रफ क्राइटेरिया है, हो सकता है वो 1 करोड़ भी हो, मारे गए थे बहुत बुरी तरह से, और डिस्ट्रक्शन लेवल हाई लेवल था, और डेथ हाई लेवल थी, हैंडीकैप्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा बुरी हालात थी। तो ऐसे में ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडिया के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपना खुद का कंट्री भी संभालना था, इधर इंडिया में क्रिटिकल कंडीशन है, तो वो आजादी देने को तैयार हो गए। ओके, और इंडिया में भेजे गए ब्रिटेन की पार्लियामेंट से कैबिनेट मिनिस्टर्स, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से आए हैं, मतलब कि कैबिनेट सेक्रेटरी टाइप के लोग हैं ये लोग, मतलब कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट के, मतलब कि मोस्ट जो बेस्ट कैंडिडेट हैं वो आए हैं, मतलब कि कैबिनेट से लोग आए हैं, इंग्लैंड की कैबिनेट से लोग आए हैं, तो कैबिनेट मिशन, सीधी सी बात है, फिर ये कैबिनेट मिशन है। ओके, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से लॉर्ड क्लीमेंट एटली की तरफ से ये भेजे गए। तो शुरू करते हैं, और फिर यहां पर गवर्नमेंट की बात करते हैं, और फिर यहां बात करते हैं कि संविधान कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, और आज हम पार्ट नंबर 10 में हैं, पार्ट नंबर 10, ये देखिए पार्ट 10 में हम आज डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा, और वो कौन कौन लोग थे जो यहाँ पर भेजे गए थे। ओके, तो देखिए जो यहाँ पर भेजे गए कैबिनेट मिशन, ठीक है, देखिए अब ये बात आती है 15 फरवरी 1946, 15 फरवरी को 1946 में, ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना करने के लिए, भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट दोबारा यहाँ इलेक्शन करा के करने के लिए ये सब भेजे गए थे। और ये था कैबिनेट मिशन, इसको कहते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, ये पूरी तरह से कैबिनेट मिशन यहाँ भेजा गया। और 1946 इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, इसके जो मेन जो मंत्री थे, मेन मिनिस्टर्स, ठीक है, जो मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो यहां पर थे, मिनिस्टर्स जो थे, ठीक है, जो कि ब्रिटेन की कैबिनेट से आए थे, फ्रॉम ब्रिटेन कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट जो ब्रिटेन की कैबिनेट से आए थे, उनका एक का नाम फर्स्ट, उनका एक का नाम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि प्रेसिडेंट थे वहां के, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड बोर्ड, ठीक है,
ट्रेड बोर्ड, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड बोर्ड इन इंडिया, ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड बोर्ड इन इंडिया, जो इंडिया का जो ट्रेड बोर्ड संभालते थे, एक ये थे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने से पहले एक यहाँ क्रिप्स मिशन पहले भी भेजा गया है 1942 में मार्च में, और क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया के लोगों को वर्ल्ड वार में शामिल होने के लिए कह रहे थे कि आप हमारा साथ दीजिए, इंडिया को हम जल्दी आजाद कर देंगे। लेकिन ये मिशन फेल हो गया था कि क्रिप्स मिशन, जो शिमला में एग्रीमेंट कांग्रेस के लोगों से हो रहा था, वो फेल हो गया था। कांग्रेस ने ये कहा था कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अब एग्रीमेंट 1942 मार्च में लेके आए हैं, दिस इज ए पोस्ट डेटेड चेक, ये प्रपोजल आपका पोस्ट डेटेड चेक है। हमें पता है कि ब्रिटेन का बैंक डूब रहा है, मतलब ब्रिटेन एक बैंक के रूप में है और ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडिया से खत्म होने वाली है, तो हम ये वर्ल्ड वार में लड़ने का प्रपोजल स्वीकार नहीं कर सकते, तो वो हमने रिजेक्ट कर दिया था। अब ये स्टैफोर्ड क्रिप्स दोबारा यहां भेजे गए हैं एज ए कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, दूसरे जो हेड पर्सन थे, ठीक है, सर पैंथिक लॉरेंस, ये देखिए सर पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। एक्चुअल में कैबिनेट मिशन का हेड भी यही था, कैबिनेट मिशन का हेड सर पैंथिक लॉरेंस ही था, ठीक है, ये हेड था इस कैबिनेट मिशन का, ये हेड था, ये देखिए हेड था ये। ओके, सर पैंथिक लॉरेंस, और ये पैंथिक लॉरेंस इंडियन सेक्रेटरी, ठीक है, ये ब्रिटेन की तरफ से इंडियन सेक्रेटरी था इंडिया का। ओके, तो इसी की लीडरशिप में फिर ये यहां भेजा गया। ओके, थर्ड नंबर पे जो यहां भेजे गए वो सबसे फेमस थे A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर। ओके, A.V. अलेक्जेंडर नौसेना बोर्ड के अध्यक्ष थे, द प्रेसिडेंट ऑफ नेवल बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट नेवल बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, नेवल बोर्ड इंडिया। तो इस तरह से यहां पर ये तीनों भेजे गए। इन्हीं तीनों ने इंडिया में क्या करना था, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवानी थी, इन्हीं ने इंडिया में एक गवर्नमेंट के इलेक्शन भी कराने थे, जो कि जुलाई 1946 में पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन इन्होंने कराए, और फिर अगस्त सितंबर के लगभग यहां पर गवर्नमेंट तैयार हुई, नेहरू जी की गवर्नमेंट, क्योंकि उनको 1946 में जब गवर्नमेंट इलेक्शन हुए तो नेहरू जी को अच्छे वोट मिले। जैसे कि पहले भी मैंने आपको 1937 में कहा था, 1937 में मैंने कहा था कि इलेक्शन हुए हैं और 11 प्रोविंशियल इलेक्शन में से 7-8 प्रोविंशियल इलेक्शन पे जो है कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई थी, और उसी के बाद में पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम लीग के लोगों ने बड़े लेवल पे कर दी थी, ठीक है। तो अब ये लोग 1946 में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जो कि रूल एंड रेगुलेशन फॉर इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट के लिए होंगे, क्योंकि 1935 का एक्ट तो लोगों ने जो है माना नहीं था, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यहाँ एक नए टाइप का एडमिन जो इंडिया के लोग करना चाहते थे, या जिस तरीके का वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते थे, उसके लिए ये भेजे गए थे कि हम अपनी डायरेक्शन में ये सब करवा सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, ये तीनों भेजे गए। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये तीन लोग कौन हैं जो यहाँ क्या करने के लिए आए। ओके, फिर उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन 6 जून को 1946 में, 6 जून को 1946 में, और 25 जून को 1946 में, ठीक है, अलग अलग जो है स्वीकार भी कर लिया गया था। 6 जून को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, और जो है 25 जून को कांग्रेस के लोगों ने भी इस मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया था कि भाई हम जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स है, सर पैंथिक लॉरेंस है एंड सर एवी अलेक्जेंडर हैं, उनकी बात मानने को तैयार हैं। ओके, जैसे वो कहते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऐसे बनेगी वैसे बनेगी, जो भी हम इसके लिए रेडी हैं, इंडिया की गवर्नमेंट जैसे ये लोग बनवाना चाहते हैं हम उसके लिए रेडी हैं, ठीक है। तो देखिए 25 जून को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ओके, मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट कर लेती है। ओके, इन्होंने एक्सेप्ट किया,
और उसके बाद में जो है कांग्रेस, ठीक है, फिर कांग्रेस, ठीक है, INC, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इन्होंने भी इसको स्वीकार किया, ठीक है, एक्सेप्टेड, इन दोनों ने क्या किया, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का मतलब यहां पर प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्टेड का मतलब इन दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। ओके, अब क्या होना है, जब ये दोनों ही स्वीकार कर लेती हैं बड़ी पार्टियां, तो अब असेंबली के इलेक्शन होंगे, मतलब कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। ओके, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, ठीक है, फिर जुलाई में इलेक्शन हुए संविधान निर्माण के लिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में, इसके बाद जुलाई में, ठीक है, जुलाई 1946, जुलाई 1946, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्शन, ठीक है, करवाए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्शन कराए गए। डिसाइड ये किया गया था कि 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव आप लेकर आइए, जिस तरीके से आप लाना चाहते हैं, भाई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को यहां बिठाकर आप कानून लिखवाना चाहते हो, दलित ग्रुप के लीडर को बिठाकर कानून लिखवाना चाहते हो, हिंदू धर्म के लोगों को बिठाकर कानून लिखवाना चाहते हो, जिन जिन से आप कानून इंडिया के बनवाना चाहते हो उनको ले आओ। 10 लाख की पब्लिक पर एक रिप्रेजेंटेटिव या एक लीडर होना चाहिए। इस हिसाब से डिसाइड करते 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 फाइनली 389 मेंबर चुन लिए गए। कितने मेंबर डिसाइड हो गए? 389 मेंबर। एक मेंबर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 लाख को। एक मेंबर 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस असेंबली इलेक्शन में, ठीक है, इस असेंबली इलेक्शन में टोटल मेंबर्स जो डिसाइड किए गए, टोटल मेंबर्स ऑफ सीए। अब सीए का मतलब आप समझ गए होंगे, सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सीए का मतलब शॉर्टकट में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे ज्यादा जगह नहीं है तो मैं इसको शॉर्टकट लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर चुने गए, सीए, ठीक है। ओके, कितने थे? 389 मेंबर्स, ठीक है, 389 मेंबर्स डिसाइड कर लिए गए। ओके, 389 मेंबर्स के साथ में ये डिसाइड हो गया। ओके, मुस्लिम लीग को जब इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो 78 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको 73 में पोजीशन मिली थी। मुस्लिम लीग को ईस्ट बंगाल और पाकिस्तान वाले एरिया में जो टोटल मिलाकर जितनी मुस्लिम सीटें थी, उनमें से 78 में से 73 मिली, और कांग्रेस को पूरे जो इंडिया और पाकिस्तान का एरिया, दोनों का एरिया था, उन दोनों एरिया में से 214 एरिया में से उनको 25 पर उनको जगह मिली। समझ रहे हो आप लोग? मतलब कि कांग्रेस को 214 स्थानों में से 205 मिले, और मुस्लिम लीग को 78 स्थानों में से कितने मिले? 73। मतलब कि आप देखोगे कि टोटल जो है 205 और 73, और बाकी आप देखोगे अलग अलग राजाई राज्य के लोग भी इसमें शामिल हुए। नहीं समझ रहे हो भाई? कुछ तो इलेक्शन से लोग आ गए रिप्रेजेंटेटिव, 205 कांग्रेस के लीडर, 43 मुस्लिम लीग के लीडर आ गए, और फिर कुछ राजाई राज्यों से, क्योंकि भाई इंडिया में पूरा सारा एरिया एक तो नहीं था उस समय, यूनाइटेड तो नहीं था। कश्मीर के राजाई राज्य भी थे, हैदराबाद भी एक अलग इंडिपेंडेंट राजाई यानी कि निजाम का स्टेट था, जूनागढ़ गुजरात भी एक अलग स्टेट हुआ करता था, और भी बहुत सारे ऐसे राजे रजवाड़े थे। तो वो लोग भी तो एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में आएंगे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और इंडिपेंडेंट स्टेट के लीडर्स वो आ गए, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की तैयारियां होने लगी। आप समझ रहे हो कि क्या होने वाला है? पहले भारत का संविधान लिखने की तैयारी होगी। अब इसके लिए इन्होंने तैयार कर दिया, 389 मेंबर डिसाइड हो गए। ओके,
कौन ये सब करवा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए सर पैंथिक लॉरेंस यानी कैबिनेट मिशन की डायरेक्शन में सारा काम हो रहा है। ओके, फिर जुलाई के बाद अगले ही महीने में गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हुए कि चलो भाई गवर्नमेंट बनाओ, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का तैयारी करो। भाई असेंबली के लोग तैयार हो गए, अब जिसकी भी असेंबली के लोग तो डिसाइड हो गए, अब जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी वो इसको आगे डायरेक्शन देगा। असेंबली के लोग सारे उसमें होंगे, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट किसी की बनो तो क्या मुस्लिम लीग को निकाल के फेंक देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसमें जिसकी भी गवर्नमेंट बने, चाहे मुस्लिम लीग के या कि मुस्लिम लीडर कोई बन जाए, चाहे कोई कांग्रेस का कोई लीडर गवर्नमेंट बना ले, चाहे नेहरू बनाए चाहे जिन्ना बनाए, चाहे नेहरू गवर्नमेंट बनाए चाहे जिन्ना बनाए, असेंबली के मेंबर डिसाइड हो गए हैं और जो गवर्नमेंट बनाएगा वो आगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को आगे प्रोसेस कर लेगा। आपको क्या लगता है कैबिनेट मिशन प्लान जिन्ना के समझ में आएगा इस जगह पर? नहीं आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल भी। जब कैबिनेट मिशन के लोगों ने ये कहा कि भाई इलेक्शन करवाएंगे आगे और जो गवर्नमेंट बना लेगा वो आगे असेंबली का वर्क आगे करा देगा, इसमें दिक्कत क्या है? भाई जिसकी गवर्नमेंट बन गई इंडिया में वो आगे असेंबली का वर्क करा लेगा। इसीलिए इलेक्शन का प्रोसीजर होने लगा। अब जिन्ना को पता था ये बात कि भाई यहां पर इलेक्शन होते ही तो मुझे तो कुछ नहीं मिलना है यहां पे। जिन्ना को ये पता है कि अगर इंडिया में इलेक्शन हुए इस समय गवर्नमेंट इलेक्शन, तो नेहरू की गवर्नमेंट बनेगी या कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। जरूरी नहीं कि नेहरू की गवर्नमेंट बने, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। तो वो इस इलेक्शन का प्रतिरोध करने लगे। वो कहने लगे कि इलेक्शन होने चाहिए लेकिन दो जगह होने चाहिए। नहीं समझे? दो जगह होने चाहिए, एक तो पाकिस्तान की इलेक्शन हो और दूसरा इंडिया की इलेक्शन हो। मतलब कि अब ये फंसा दी ना उसने, अपनी टांग फंसा दी बीच में। अब ये उसने अपनी टांग फंसा दी बीच में। जब असेंबली के लोग तैयार हो गए, सारा काम रेडी हो गया है, कैबिनेट मिशन रेडी है, तो बीच में ये सब करने की क्या जरूरत है? लेकिन अड़ गए अपनी बात पे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले पाकिस्तान बनाओ, हिंदुस्तान बनाओ और उसके बाद में जो अलग अलग हो जाएगा और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? अब कैबिनेट मिशन इसके लिए रेडी नहीं था। उनको तो ये डायरेक्शन नहीं दी कि इंडिया और पाकिस्तान बनाओ। उनको तो ये कहा गया था कि असेंबली के इलेक्शन करा दो और गवर्नमेंट बना दो और जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी उसको हैंडओवर करके आ जाओ। क्या इनको ये कहा गया था? ब्रिटेन की गवर्नमेंट से इनको ये कहा गया था जाके इंडिया पाकिस्तान बना दो? ऐसा तो कहा ही नहीं गया। भाई जो डायरेक्शन मिली उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे ये तो, है ना। इंटरेस्टिंग माहौल एक अजीब सा एक बन रहा है, पूरा माहौल बन रहा है। ये एक दूसरे में सींग फंसाने को तैयार हो रहे हैं नहीं होती जैसे वो बकरियां होती हैं आपस में सींग फंसा लेती हैं, इधर उधर धक्का मारती है, फिर वो इसको धक्का मारती है, वो इसको धक्का मारती है। गोट्स नहीं होती, गोट धक्का मारती है, ऐसे सींग फंसा लेती हैं और फिर धक्का मारती हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था। और मुस्लिम लीग के लोगों ने एग्रेसिव मूड में, बड़े गुस्से वाले मूड में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। बोले कहा अगर कैबिनेट मिशन हमें पाकिस्तान नहीं देता ना तो हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान। सीधी कार्रवाई दिवस, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। भाई वाह, बहुत बढ़िया। इधर कांग्रेस के लोग कह रहे आजादी तो ले लो, कम से कम लड़कर लेंगे पाकिस्तान, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आजादी तो ले लो, इंडिया को आजाद तो करा लो, बाद में जो करना वो कर लेना। और यही बात ये कह रहे थे भी इंडिया को आजाद करने दो, पहले इंडिया को फ्रीडम लेने दो पहले, फिर बाद में आप चाहे इसको हिंदुस्तान बनाओ, चाहे आप इसको पाकिस्तान बनाओ, चाहे आप इसको खालिस्तान बनाओ, चाहे इसको आप कोई सब स्थान बनाओ, कोई मतलब नहीं है, पहले आजादी तो ले लो। लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गई, प्रॉब्लम बढ़ गई। अगस्त में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। ओके, ये देखिए, अब अगस्त में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया 16 अगस्त। जैसे ही इलेक्शन की बात हुई 16 अगस्त को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, क्या मनाया? डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे किया। सीधी कार्रवाई दिवस, इसको कहते हैं सीधी कार्रवाई दिवस। और नारा क्या था? नारा क्या था? लड़कर लेंगे पाकिस्तान।
ठीक है, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, सीधी कार्रवाई दिवस उन्होंने कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्या था, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ये देखिए, लड़कर लेंगे, ठीक है, वी गेट पाकिस्तान विद फाइट, हम लड़ाई के साथ लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, ओके, ये तैयार हो गई इस चीज के लिए। अब कैबिनेट मिशन ये कहने लगा भी ऐसे नहीं होगा, ये चीजें क्लियर नहीं है। इलेक्शन तो होंगे भाई, इलेक्शन होंगे, गवर्नमेंट के इलेक्शन तो होंगे, हमें इस चीज के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है कि पाकिस्तान बने ना बने, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज से। हम इंडिया के अंदर जिसकी भी गवर्नमेंट बन जाएगी उसको हम हैंड ओवर देंगे, और वो गवर्नमेंट जो है कैबिनेट मिशन जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अकॉर्डिंग जो भी मेंबर है वो मेंबर उस गवर्नमेंट की डायरेक्शन में संविधान लिखेंगे, बात खत्म। हम इस चीज के लिए आए हैं और वो चीजें होंगी। ओके, तो फिर इलेक्शन हुए गवर्नमेंट के, ठीक है, ओके, गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, ठीक है, गवर्नमेंट इलेक्शन, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट इलेक्शन, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होने लगे। ठीक है, और ये इलेक्शन, ठीक है, अगस्त सितंबर के बीच में रहे, अगस्त सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर में 1946 में ये रहे इलेक्शन। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन का प्रोसीजर यहां पर किया गया। ठीक है, ये इलेक्शन भी कैबिनेट मिशन नहीं करवाए कि भाई इलेक्शन कराओ, इलेक्शन से ही पता चलेगा कि किसी गवर्नमेंट बनेगी। तो अगस्त सितंबर, पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए, उसके बाद ये गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे हैं। तो नेहरू जी की गवर्नमेंट तैयार होगी, जैसे दिख भी रहा था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट बना लेते हैं, और वो गवर्नमेंट बनाने का 2 सितंबर 1946 में कंप्लीट हुआ। ठीक है, फाइनली नेहरू गवर्नमेंट, JL नेहरू, ओके, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट तैयार हो गई, नेहरू गवर्नमेंट, ठीक है, रेडी हो गई। और ये रेडी कब हुई, 2 सितंबर, 2 सितंबर को 1946 में ये गवर्नमेंट तैयार हो गई। ये डेट बड़ी कॉमन है, ये डेट बड़ी कॉमन है, बताओ कैसे, ये डेट बड़ी कॉमन है भाई, कैसे, इसके 1 साल पहले ही वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हुई है। कमाल है, गजब, ये तो याद हो जाएगा, ये तो याद हो जाएगा। इंडिया में नेहरू की गवर्नमेंट कब बनी, वर्ल्ड वार सेकेंड के एंडिंग डेट के करेक्ट 1 साल के बाद। ये तो बहुत आसान है, 1 साल पहले ही वर्ल्ड वार एंड हुई है, और 1 साल के बाद ही नेहरू जी की गवर्नमेंट तैयार हो गई। लेकिन डेट याद रखना, 2 सितंबर, 2 सितंबर को ही वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हुई थी, और 2 सितंबर को ही यहां नेहरू की गवर्नमेंट बन गई। अब आपको क्या लगता है, जिन्ना नेहरू के साथ काम करने को तैयार होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसकी बनी है। अब जिन्ना को भी संविधान बिल्कुल रेडी नहीं होगा, वो तो इनके साथ काम करने को तैयार ही नहीं है, उसने तो बिल्कुल मना कर दिया। क्या होगा आगे, क्या उनमें से कोई आएगा इसमें काम करने के लिए? कैबिनेट मिशन तो बार बार यही कह रहा है, नहीं आएगा बिल्कुल। वो आपस में फिर सिंह भिड़ाएंगे, भाई हम तो इनके साथ काम नहीं करेंगे, हम इनकी गवर्नमेंट क्यों काम करें, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कैबिनेट मिशन ने बार बार जिन्ना से बात की, सर पैंथिक लॉरेंस जो थे वो बार बार जिन्ना से बात कर रहे थे कि ऐसा मत कीजिए, आप शामिल हो जाओ इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर जब तैयार हो जाए, सारा काम रेडी हो जाए, तो फिर इंडिया पाकिस्तान बना लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है भाई। पहले ठंडे दिमाग से जो, भाई देखो इतने ही मुस्लिम और हिंदू पाकिस्तान में आप रह रहे हैं फिलहाल, इतने ही हिंदू और मुस्लिम इंडिया में रह रहे हैं, वही कम्युनिटी पाकिस्तान की कम्युनिटी, वही कम्युनिटी हिंदी इंडिया की कम्युनिटी। कोई ऐसे तो नहीं कि भाई पाकिस्तान में तो ब्रिटिशर्स रह रहे हैं सारे और इंडिया में सारे हिंदू हिंदू रह रहे हैं, तो वहां का कानून तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। उतने ही हिंदू यहाँ, उतने ही हिंदू वहां, उतने ही मुस्लिम यहाँ, उतने ही मुस्लिम वहां, थोड़े कम ज्यादा कहीं पर होंगे, तो कानून तो सबके लिए बराबर रहेंगे, इसमें दिक्कत क्या है भाई। हिंदुओं के लिए कानून बनेंगे तो हिंदुओं को फेवर करें, मुस्लिम के लिए कानून मुस्लिम को फेवर करेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या, पहले कानून तो बना लो, कानून बना लो, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान अलग करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बार बार समझाया,
सर पैंथिक लॉरेंस ने समझाया, सर एवी अलेक्जेंडर ने समझाया, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने समझाया। भाई समझ जा, भाई मोहम्मद अली जिन्ना समझ जा भाई, प्लीज समझ जा, ठीक है? क्यों पंगे ले रहे यार, छोड़ना तू, क्यों, समझ जा भाई। लेकिन भाई वो तो आखिरी में माना। मुस्लिम लीग के 5 मेंबर इसमें आए, शुरू में 5 मेंबर आए, 5 मेंबर। सितंबर की 15-20 के लगभग इसमें 5 मेंबर गवर्नमेंट में शामिल हुए। असेंबली के अंदर थोड़े ज्यादा थे, आपको बता दूं, असेंबली के अंदर तो ज्यादा थे। असेंबली के अंदर लगभग 90 मेंबर मुस्लिम लीग के थे। असेंबली के अंदर 90 मेंबर और बाकी कांग्रेस की साइड से थे। मुस्लिम लीग के मेंबर 90 और बाकी कांग्रेस एंड अदर्स सारे मिलाकर 299 थे। 90 प्लस 290 याद रहना चाहिए, 90 प्लस 290 टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 389। तो असेंबली के अंदर मेंबर ज्यादा थे, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर 5 ही मेंबर आए इसके मुस्लिम लीग के। वैसे प्रोपोर्शन भी कम था भाई, ये लोग जीते भी कम एरिया से थे, तो प्रोपोर्शन के हिसाब से तो इनको आना ही पड़ेगा। ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट बन गई, असेंबली भी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू करें, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू करें। यस, बिल्कुल शुरू करते हैं। अब सारा काम ठीक हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बारी है अभी फिलहाल। अब ठीक है, ओके, एक बार बोर्ड रफ कर दूं मैं, ठीक है? ओके, अब शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। कोई भी देश चलाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए और लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बनाने के लिए कुछ रूल बनाने पड़ते हैं। जब आपका कंट्री वैरायटी से भरा हुआ हो तो आपको कुछ रूल ऐसे बनाने पड़ेंगे ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ए सेट ऑफ रूल, ठीक है, ए सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? ए सेट ऑफ रूल, ए सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, रूल्स एंड गाइडलाइन। ये देखिए गाइडलाइंस, ठीक है, ये गाइडलाइन दोनों के लिए ही होती है। गवर्नमेंट के लिए भी गाइडलाइन होती है कि गवर्नमेंट भी इसी के अकॉर्डिंग काम करेगी, ठीक है, और गवर्नमेंट के जो पार्ट हैं उनके लिए भी एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड अदर पॉलिटिकल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री में होती है, ये गाइडलाइन और ये सेट ऑफ रूल सभी पे काम करते हैं। दूसरा, जब आप सेट ऑफ रूल बना देते हो, रूल्स बना लेते हो, गाइडलाइन तैयार हो जाती है, तो फिर पब्लिक यानी कि नॉर्मल पब्लिक भी उसको एक्सेप्ट करती है, सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये देखा जाए तो एक यूनिवर्सल रूल बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? यूनिवर्सल रूल बन जाते हैं, मतलब कि किसी भी कंट्री के सुप्रीम लॉ बन जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक तरह से सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए ये सुप्रीम लॉ माने जाएंगे। पहले ही पता तो होना चाहिए भी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है एक्चुअल में। ये सुप्रीम लॉ होंगे, इनसे ऊपर कोई कानून नहीं होंगे, जो यहां लिख दिए गए वही माने जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि ये लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको ये एक्सप्लेन करेंगे कि भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है और लोग गवर्नमेंट को कैसे डिसाइड करेंगे। ये एक ट्रस्ट बन जाता है बीच में। ओके, तो देखिए, इट डिटरमाइन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन ए रिलेशनशिप, ठीक है, ए रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, संविधान कहलाता है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक्चुअल में? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल, यानी कि रूल्स का एक सेट होता है पूरा, गवर्नमेंट के लिए भी और नॉर्मल पब्लिक के लिए भी, ठीक है। गवर्नमेंट, उसके जो भी पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जो उसकी हेल्प कर रहे हैं, पुलिस है, फोर्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी क्यों ना हो, वो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ओके, ये गाइडलाइन भी होती है सभी के लिए, भाई प्रधानमंत्री क्या करेगा, उसके क्या काम है, राष्ट्रपति क्या करेगा, उसके क्या काम है, लोग उसे कैसे चुनाव करेंगे, वो सारा गाइडलाइन हो गया इसमें। और उनके लिए रूल्स, उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। देयर पावर्स, प्रेसिडेंट पावर, प्राइम मिनिस्टर पावर, वाइस प्रेसिडेंट पावर, चीफ मिनिस्टर पावर्स, ठीक है, एंड देयर लिमिटेशन, और उनकी लिमिटेशन क्या है वो भी बता दी जाती है कि आपकी ये लिमिट है, आप इससे बाहर काम नहीं कर पाओगे। आपको उन लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी। जैसे प्रधानमंत्री बिना कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना राज्यसभा लोकसभा दोनों से जब तक कंसल्ट नहीं कर लेते तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। राष्ट्रपति भी जब तक कंसल्ट ना कर ले, इस तरह से कोई डिसीजन अकेले में नहीं ले सकता। हमारी इंडिया में तो स्पेशली कहा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसका गार्जियन है। सुप्रीम कोर्ट में आप उसमें अर्जी डाल सकते हो कि प्रधानमंत्री ने लिखे गए रूल को फॉलो नहीं किया, गलत रूल बनवा दिए, तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली जा सकती है। राष्ट्रपति ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली जा सकती है। एक पुलिस के किसी इंस्पेक्टर ने रूल को फॉलो नहीं किया, अर्जी डाली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसका पूरी तरह गार्जियन है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन है तो कोई अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना जुडिशरी कर सकती है, ना एग्जीक्यूटिव आईएएस आईपीएस ऑफिसर कर सकते, कोई नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन ए रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बना देता है, एक रिलेशनशिप बना देता है अमंग द पीपल्स, लोगों की गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है कि भाई आपकी ये रिलेशनशिप है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। ये हमारे इंडिया में पहली बार स्वराज पार्टी ने 1924 में ये बात कही थी। सबसे पहले ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए ताकि लोग इधर उधर से आए। जैसे अभी 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। मैंने 10 लाख बताए थे ना, मैंने 10 लाख ही बताए थे। 10 लाख पर एक लीडर आना था, 10 लाख पे एक लीडर। तो इस तरह से 1924 में ठीक है, स्वराज पार्टी ठीक है, स्वराज पार्टी ठीक है का आइडिया था ये, स्वराज पार्टी आइडिया दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ठीक है इज मस्ट, ये जरूरी है फॉर इंडिया के लिए ये जरूरी है। और जहां तक मेरा आइडिया, मैंने आपको पहले बताया भी था कि इन्होंने अपना संविधान लिखा भी था। स्वराज पार्टी ने 1923 के बाद जब वो पार्टी बनी तो उसके बाद उन्होंने 1928-29 तक संविधान लिखा भी था, काफी बेहतरीन था। और उसके बाद हमने अपना पहला इंडिपेंडेंट डे भी मनाया था, याद है? पहला इंडिपेंडेंट डे कब मनाया गया था?
26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ओके, तो अब देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग, असेंबली मीटिंग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है, असेंबली मीटिंग, ठीक है, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो पहली मीटिंग हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई। जैसे तैसे जो भी डिस्प्यूट होने थे वो सारे हो लिए, मुस्लिम लीग जो पंगे करनी थी उसने वो कर लिया, कितने शामिल करेंगे कितने नहीं करेंगे वो सब सोल आउट हो गया, और फाइनली 389 मेंबर्स के साथ में पहली मीटिंग शुरू हुई। और पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेहरू जी जो गवर्नमेंट के हेड थे उन्होंने प्रियम्बल रखा कि भाई हम इंडिया के लिए ऐसे रूल बनाना चाहते हैं। उन्होंने प्रियम्बल में बहुत सारे वर्डिंग डाले, ठीक है, और प्रियम्बल रख दिया गया। प्रियम्बल क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी सेट ऑफ रूल बनाने से पहले आपका टारगेट होता है कि आप इंडिया को इस तरह से बनाना चाहते हो, आप इंडिया को डेमोक्रेट बनाना चाहते हो, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम किस प्रकार का इंडिया में काम करेगा, वहां पर वुमेन्स के लिए कितना फ्रीडम होगा, वहां पर अलग अलग रिलीजन के लोगों के लिए कितना फ्रीडम होगा। आप अगर कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने जा रहे हो, लोकतंत्र बनाने जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि सारी गवर्नमेंट, जितने भी टाइप की गवर्नमेंट बनेगी वो सब लोग ही डिसाइड करेंगे। तो ये डेमोक्रेटिक वर्ड जो है ना, उन्होंने पहली प्रियम्बल में यूज किया कि भाई हम इंडिया को ये बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ठीक है, सोवरगिन कंट्री बनाना चाहते हैं। सोवरगिन का मतलब होता है कि हम ही डिसाइड करेंगे, कोई बाहर का नहीं होगा। वी आर द डिसाइडर, बाहर का कोई नहीं होगा। स्वयं प्रभु संप्रभुता, संप्रभुता मतलब हमारी ही प्रभुता होगी। हम चाहेंगे जिसको राष्ट्रपति बनाएंगे, हम चाहेंगे जिसको हटा देंगे। सोवरगिन स्टेट, नॉट टू कंट्रोल बाय एनीवन, नॉट टू कंट्रोल बाय एनी पावर, नॉट कंट्रोल बाय एनी यूएसए। कोई यूएसए कंट्रोल नहीं करेगा, कोई इंग्लैंड कंट्रोल नहीं करेगा, कोई चाइना कंट्रोल नहीं करेगा। वी आर द कंट्रोलर। तो इस तरह का प्रियम्बल रखा गांधी जो है, जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रियम्बल रखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वो पहली मीटिंग थी, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीए। सीए का मतलब आप समझ गए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सीए, ठीक है। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 इसमें पहली मीटिंग हुई, ठीक है। और इसका टेम्पररी हेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का टेम्पररी हेड बनाया गया। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके हेड बनाए गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो लीडर था जो गांधी जी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान पकड़ा गया था। उसको भी जेल हुई थी कि गांधी जी का साथ देने के लिए पकड़ा गया था। नमक कानून तोड़ने के एवज में उसको बंद कर दिया गया था। तो इस असेंबली में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी हेड सीए का बना दिया गया। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और फिर नेहरू जी ने अपना प्रियम्बल वहां रखा कि भाई इंडिया को हम ये बनाना चाहते हैं। पहली मीटिंग, टेम्पररी हेड। परमानेंट हेड तो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी, तब ये बनेंगे। ओके, तो नेहरू जी का प्रियम्बल क्या था? नेहरू जी का प्रियम्बल था कि हम इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं। ओके, देखिए नेहरू जी का प्रियम्बल जो था वो चाहते थे कि इंडिया को हम, ठीक है, प्रियम्बल, ठीक है, पंडित JL नेहरू प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है एक्चुअल में? इसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना, इसको प्रस्तावना कहते हैं। हिंदी में इसे प्रियम्बल को प्रस्तावना कहते हैं।
प्रस्तावना मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर लिखा जाएगा, जो भी चीजें रूल रेगुलेशन लिखे जाएगा, उसका एक आइडेंटिटी कार्ड होगा। ये इट इज लुक लाइक ए आइडेंटिटी कार्ड। ओके, ठीक है, ये क्या है? प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो वर्डिंग यूज किए गए, प्रियम्बल के जो मेन वर्ड्स जो यूज किए गए, ओके, प्रियम्बल के जो मेन वर्ड यूज किए गए, जैसे कि इंडिया को हम, ठीक है, इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? इंडिया बिकम, ठीक है, इंडिया को हम बनाना चाहते हैं डेमोक्रेटिक, इंडिया को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं। इंडिया को सीकुलर स्टेट, किसी भी धर्म को यहां पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, इंडिया एक सीकुलर कंट्री होगा, इंडिया पूरी तरह से सोवरगिन कंट्री होगा। सोवरगिन, ठीक है, क्या होगा ये? सोवरगिन मतलब हमारी ही प्रभुता होगी, कोई बाहर का कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक, सीकुलर, सोवरगिन, ठीक है, सोशलिस्ट, ये बाद में जोड़ा गया था। सोशलिस्ट वर्ड जो है ना, सीकुलर और सोशलिस्ट वर्ड बाद में जोड़ा गया था। असेंबली के टाइम में सीकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड यूज नहीं किए गए थे। बाद में अमेंडमेंट हुए थे 1976 में, 72 अमेंडमेंट, उसमें ये वर्ड जोड़ा गया था बाद में। उस समय नहीं था। क्या नहीं था? सोशलिस्ट और सीकुलर वर्ड। सीकुलर खैर जोड़ दिया गया था पहले, सोशलिस्ट वर्ड बाद में जोड़ा गया था पूरी तरह से, क्योंकि इंडिया स्टार्टिंग में सोशलिस्ट नहीं बन पाया था, पूरी तरह नहीं बन पाया था। चाहते तो थे बनाना, ठीक है, ओके। और ठीक है, एंड रिपब्लिक, और रिपब्लिक स्टेट बनाना चाहते थे, रिपब्लिक स्टेट, ठीक है, रिपब्लिक स्टेट हम बनाना चाहते थे। इंडिया को हम रिपब्लिक स्टेट बनाना चाहते थे। तो इस तरह के नेहरू जी ने वर्डिंग यूज की है कि भाई हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा संविधान बने कि इंडिया को ऐसा बना दिया जाए, ठीक है, ओके। नेहरू जी ने यह भी कहा कि इंडिया में सभी को जस्टिस मिले, जस्टिस पूरा मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मुद्दा होगा। कोई भी आदमी ऐसा नहीं रहना चाहिए इंडिया में, चाहे लोअर कास्ट हो चाहे हायर कास्ट हो, जो कि अपने आप को थोड़ा अलाइनेटेड फील करे या अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील करे, वो नहीं होना चाहिए, ओके। तो उन्होंने जो वर्ड यूज किए, देखो मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, जो वर्ड यूज किए, ठीक है, क्योंकि ये एक सुप्रीम लॉ होता है, आपको पता ही है। जो वर्ड यूज किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, देखिए उन्होंने वर्ड यूज किए कि इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर जस्टिस टू ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, सभी को न्याय मिले, जस्टिस फॉर ऑल ये मिले। एक और बड़ा वर्ड यूज किया इन्होंने, लिबर्टी होनी चाहिए, लिबर्टी फॉर ऑल, ठीक है। तीसरा वर्ड जो बड़ा यूज किया प्रेमबल में, इक्वालिटी फॉर ऑल, ठीक है। और एक और बड़ा वर्ड यूज हुआ इसमें, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये चार बड़े वर्ड इस प्रियम्बल में यूज किए गए। सोचो कितनी स्पेशल बातें होने वाली थी, कितनी स्पेशल बातें होने वाली थी, कितना सोच समझ के लोग काम करने वाले हैं, बड़ा तरीके से। 9 दिसंबर को जब टेम्पररी हेड डॉक्टर सचिदन सिन्हा बना दिए गए, डॉक्टर सचिदन सिन्हा, उसके बाद में फिर काम शुरू हो गया। जैसे तैसे काम शुरू हुआ, बड़ा मुश्किल था काम शुरू होना, लेकिन फिर भी शुरू हुआ। और 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये चलता रहेगा। सोचो कि यहां शुरू हुआ है
9 दिसंबर को, और 2 साल 11 महीने 18 दिन ये काम चलता रहेगा। ये कंप्लीट कब होगा? हाँ जी, 2 साल 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे, हाँ 2 घंटे 2 आवर्स भी इसमें लगे। कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट ऐसे ही थोड़ी ना होगा, कंप्लीट करने में तो बहुत मेहनत लगेगी ठीक है, एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना कंप्लीट होगा। इसके अंदर तो कितनी कमेटियां बनेंगी, कौन सी कमेटी का कौन हेड होगा, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से दिए जाएंगे, कितने फंडामेंटल राइट मिलेंगे, कौन से फंडामेंटल राइट में क्या अधिकार मिलेगा, कितने कंट्री से डाटा इकट्ठे किए जाएंगे। 10 कंट्री थे जहां से BN राव डाटा इकट्ठे करके लाए थे। और साथ में ये भी समझ आएगा कि 11 ड्यूटीज भी दी गई इंडियंस को, कि इंडिया के लोग फंडामेंटल राइट्स के साथ उनको ड्यूटीज भी मिलेंगी, केवल अधिकार ही नहीं मिलेंगे, उनको कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। जैसे कि नेशनल फ्लैग को आपको सम्मान देना पड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे। अगर देश खतरे में हो, आजादी खतरे में हो, तो हमें लड़ने मरने को तैयार होना पड़ेगा। कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे धर्म के झगड़े नहीं करेगा, ये हमारी ड्यूटी बनती है। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, इस प्रकार की विचारधाराएं आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक ड्यूटी ये भी थी कि हम कभी भी अपने फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ गलत नहीं बोलेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी बोल सकते हो, ये बात सही है, लेकिन आप भगत सिंह को गाली नहीं दे सकते, आप महात्मा गांधी को गाली नहीं दे सकते, ये गलत बात है। चलो जैसा भी उन्होंने अपनी लाइफ में बढ़िया किया, अच्छा किया, बुरा किया, होता है। फ्रीडम फाइटर्स को आप गलत वर्ड यूज नहीं कर सकते। इस तरह की 11 ड्यूटीज दी गई हमें कि आप इन ड्यूटीज का पालन भी करेंगे। सिर्फ हलवा खाना नहीं है, हलवे के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप हलवा खाते, फंडामेंटल राइट का हलवा खाते रहोगे और ड्यूटीज कुछ नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको ड्यूटीज भी करनी पड़ेगी। बीइंग ए इंडियन, भारतीय के रूप में आपको कुछ ड्यूटीज का पालन भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब की चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बीच में आपको पता है पाकिस्तान का जो मोहम्मद अली जिन्ना वो फिर बीच में सींग अड़ाएगा, वो बीच में फिर पंगे करेगा, तो उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाना पड़ेगा, फिर इनकी बस की बात नहीं रहेगी। मैंने बताया था ना, कैबिनेट मिशन के लोगों की बस की बात नहीं रहेगी, फिर लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाना पड़ेगा ताकि वो पाकिस्तान की बाउंड्री बनाए। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, उसको बुलाया जाएगा और वो मोहम्मद अली जिन्ना को सेटिस्फाई करेगा। वो सेटिस्फाई करेगा कि भाई पाकिस्तान की बाउंड्री चाहिए, इधर चाहिए, उधर चाहिए, हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही ये भी डिस्कशन होगा कि इन आज़ादी के बाद जब 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद किया गया और 15 अगस्त को इंडिया को फ्रीडम दे दी गई, तो किस तरह की मारकाट हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद, बहुत बुरी हालात इंडिया में हुई। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपना रिपब्लिक डे मनाया 26 जनवरी 1950, बड़ी मुश्किल से मनाया। तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।